तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं और अपना तैयारी को अच्छी तरीके से कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं फिर से लेकर आया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए क्या है, यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं आपके सिविक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए क्या है कि पंचायती राज को शक्तिशाली और प्रभावी बनाने के लिए संविधान में 73वां संशोधन कब किया गया था? तो ये क्या गया था 1992 ईस्वी को। इस चीज़ को याद रखिएगा। और 16 नंबर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 16 नंबर पे ध्यान नहीं दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। तो देखिए ये नगर निगम के मुख्य प्रमुख को, ठीक है, प्रमुख को क्या बोलेंगे? तो हम लोग उसे बोलेंगे क्या? मेयर बोलेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि बीबीआई क्वेश्चन से ये आप लोग का पूछा जाने के सबसे ज़्यादा चांसेस है। और मैं बताते चल रहा हूँ कि क्या चीज़ पढ़ना नहीं पढ़ना, ठीक है। तो ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल में बोल रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था में 1/3 हिस्से किसके लिए आरक्षित किया गया? तो महिलाओं के लिए। यहाँ पर 17 नंबर वाला यानी कि 3 नंबर वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला सवाल कितना है, देखिए अगला सवाल है कि कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा के रूप में दर्जा दिया गया? तो 22 करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 19 नंबर में बोल रहा है कि समवर्ती सूची में कितने विषय है? तो समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो आपके पास वाणिज्य बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद वहीं अगला सवाल की बात करें तो राज्य पुनर्गठन आयोग को रिपोर्ट कब लागू किया गया था? तो ये 1 नवंबर 1956 ईस्वी को जो है किया गया था। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। वहीं हम अगले सवाल की बात करें, क्या है कि जब केंद्र और राज्य सरकारों में से सत्ता को लेकर स्थानीय सरकारों को दे दी जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? उसे विकेंद्रीकरण बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? विकेंद्रीकरण। अगला सवाल में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सूची नहीं है? तो कौन केंद्रीय सूची नहीं हो जाएगा? तो आपके पास यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा विदेशी मामले, ठीक है। अगला सवाल जो कि इंपॉर्टेंट है, क्या है कि पंचायती राज का प्रमुख इकाई क्या है? तो ये आपका राइट आंसर ग्राम सभा हो जाएगा, करेक्ट आंसर। उसके बाद हम यहाँ अगले सवाल की बात करें तो यहाँ पर अगला सवाल बोल रहा है कि प्रतिरक्षा विदेशी, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है क्या कि विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार आदि, ठीक है, और मुद्रा, ठीक है, मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय में किस सूची को सम्मिलित किया गया? मतलब यहाँ पर किस सूची के अंतर्गत आएगा? तो ये संघ सूची के अंतर्गत ये आएगा। उसके बाद शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, ठीक है, गोद लेना, उत्तराधिकार जैसे विषय किस सूची के अंतर्गत आएगा? तो ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आएगा, ठीक है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें एकदम आना चाहिए, और जैसे कि राज्य सूची होगी, ये सब चीज़ें एकदम याद रहना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं अगले चैप्टर की, जो क्या था? संघवाद, जन संघर्ष और आंदोलन। संघवाद तो मैंने बता दिया है ना। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि देखिए कि किस वर्ष नेपाल में पूर्ण लोकतंत्र की स्थापना हुआ था? तो 2006 बिल्कुल एंड सटीक उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद 3 नंबर में बोल रहा है कि बोलीविया में विद्रोह हुआ था। कब विद्रोह हुआ था? तो लोकतंत्र की बहाली के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बात करें तो अगला सवाल है कि बोलीविया में जल आंदोलन का नेतृत्व किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए है माओवादी, समाजवादी पार्टी, ठीक है, फेडेकर और बामसेफ। तो फेडेकर करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं हम अगले सवाल की बात करें तो दबाव समूह का लक्षण क्या होना चाहिए? तो देखिए दबाव समूह का जो लक्षण होना चाहिए वो यानी कि जो गुण होना चाहिए वो संगठन होना चाहिए, समान हित के होना चाहिए, सर्वव्यापकता ये होना चाहिए। इनमें सभी हो जाएगा सटीक उत्तर। उसके बाद आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो उसके बाद 5 नंबर में बोल रहा है कि मेधा पाटेकर निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? तो मेधा पाटेकर जो है ऑप्शन नंबर ए है महिला आंदोलन, बी है नर्मदा बचाओ आंदोलन, सी है किसान आंदोलन, डी है अध्यापकों का आंदोलन। तो यहाँ पर क्या है, मेधा पाटेकर जो है नर्मदा बचाओ के आंदोलन पर आधारित है, संबंधित है, ठीक है। अगला सवाल बात करें तो अगला सवाल में पूछा गया कि कौन दबाव समूह का उदाहरण है, कौन दबाव समूह का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है नर्मदा बचाओ आंदोलन, उसके बाद शराब विरोधी आंदोलन, सूचना का अधिकार आंदोलन। तो दोस्तों ये जो दबाव समूह का उदाहरण हो जाएगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन भी हो जाएगा, शराब विरोधी आंदोलन भी हो जाएगा, सूचना के अधिकार का आंदोलन भी हो जाएगा, यानी कि इनमें सभी हो जाएगा करेक्ट आंसर डी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बीबीआई क्वेश्चन जो कि मैंने बताया, और ये सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ, है ना। ये जैसे भारत में राष्ट्रवाद से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, ये मैं पहले ही डील कर चुका हूँ कि साइमन कमीशन भारत का पहुँचा था तो 1928 में पहुँचा था। प्रथम विश्व युद्ध की बात करें तो 1914 से लेकर के 1918 तक चला था। वहीं द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो 1939 से 1945 तक चला था। इस चीज़ को भी आप लोग ख्याल रख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम कुछ और सवाल बात कर देते हैं, उसके बाद वीडियो कहाँ पर मिलेगा ये भी बता देंगे। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये अगस्त 1942 को हुआ था।
उसके बाद हिंद स्वराज नामक जो पुस्तक लिखा था ये महात्मा गांधी ने लिखा था, ठीक है। महात्मा गांधी मतलब यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस चैप्टर में महात्मा गांधी का बहुत सारा रोल रहा, ठीक है, जैसे असहयोग आंदोलन में, है ना, दांडी यात्रा में, है ना। उसके बाद आपको बता दें कि दांडी यात्रा जो है इसकी कब शुरुआत हुआ था, तो ये हुआ था 12 मार्च, ठीक है, 12 मार्च 1930 को हुआ था, ठीक है, 12 मार्च 1930, ठीक है। तो ये था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो मैंने पूरा बता दिया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें याद रखना है और आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है, बार बार बोल रहे हैं, है ना। और जेएनवी में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो थोड़ा सा आपको पढ़ना होगा, थोड़ा सा मेहनत करना होगा, ठीक है, यही आप लोगों से बोलना चाहेंगे। और कंप्लीट पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दे देंगे, ठीक है ना। टेलीग्राम पर आपको ज्वाइन होना है और आगे आप लोगों को जेएनवी में क्या डॉक्यूमेंट वगैरह लगेगा एडमिशन के प्रोसेस पर, तो इस पर आप लोग को वीडियो आगे मिल जाएगा, तो इसको टेंशन नहीं लेना है। चैनल क्या करना, सब्सक्राइब कर लेना, आगे हर एक चीज़ पता चल जाएगा, ठीक है। आगे क्या हो जाएगा हर एक चीज़ आप लोग को पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, मिलते हैं तब एक नए वीडियो पे, तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत थैंक यू। जय हिंद।